नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है और खासकर ये टॉपिक ना कि केवल आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव नॉलेज देगा, बल्कि इसमें आपको डीप जनरल नॉलेज भी मिलेगी, जिसकी वजह से अगर हम फील्ड में भी पराली या आपका जो प्लांट रेजिड्यू है, पेडी रेजिड्यू है, उसको मैनेज करना चाहते हैं तो कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको यूज कर सकते हैं। तो जानने के लिए पूरे सेशन को देखना। बहुत कम टाइम में इस पूरे लेक्चर को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अंत तक बने रहिएगा पूरे सेशन के लिए। और इसी के साथ आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ जरूर बताइएगा कि अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे, और कमेंट बॉक्स में तो डेफिनेटली आंसर कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। और इससे पहले भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो उस पर भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी हम लोग डेली आपको करंट नॉलेज और एग्रीकल्चर पार्ट बहुत सारा शेयर करते हैं और आपकी प्रैक्टिस सेशंस के लिए क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए और आप जो है एग्रीकल्चर नॉलेज को बूस्टअप कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है कि पराली जो रेजिड्यू है या क्रॉप रेजिड्यू है वो क्या है और इसमें हम लोग बर्निंग क्यों करते हैं और बर्निंग कैसे की जा रही है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग सीरियल्स की बात करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि बाकी सभी फील्ड क्रॉप के रिस्पेक्ट में सीरियल्स में रेजिड्यू बहुत ज्यादा होता है और इस रेजिड्यू को मैनेज करना फार्मर के लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशल इन द केस ऑफ पैडी, यानी कि राइस का जो रेजिड्यू होता है उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक तो वो जल्दी से आपका डिकम्पोज नहीं होता और दूसरा जब उसको टिल किया जाता है तो उसमें इतना अच्छे से बहुत मतलब आपका नॉर्मल जो आपके टिलेज प्रैक्टिसेस होती हैं उसके साथ मैनेज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपका या तो हैवी मशीनरी को यूज करना पड़ता है या हम लोग यानी कि फार्मर जो हैं वो फील्ड में ही उस रेजिड्यू को बर्न आउट कर देते हैं, उसको आग लगा देते हैं। ये उनके लिए सबसे आसान और सबसे चीपेस्ट आपका मेथड होता है, यानी कि सबसे जो है आपका इफेक्टिव जो है कॉस्ट मतलब एक प्रकार से इफेक्टिव मेथड होता है जिसकी वजह से वो रेजिड्यू को मैनेज कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें तो आपका यहां पर हम लोग इसके जो आपका फील्ड है उसमें और भी बहुत सारे तरीके जिसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका रेजिड्यू को बर्न आउट किया जाता है उससे काफी प्रॉब्लम आपके फील्ड में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो बाकी क्रॉप है उसके रिस्पेक्ट में सीरियल्स में सबसे ज्यादा रेजिड्यू है। सेकंड नंबर पे हमारा फाइबर्स होते हैं, फिर ऑयल सीड, फिर पल्सेस और शुगर केन में आपका जो है रेजिड्यू अवेलेबल रहता है। और अगर हम बात करें तो सीरियल्स में भी राइस, व्हीट, मेज, मिलेट जो है टोटल 70% कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें से भी 34 जो परसेंट कंट्रीब्यूट करता है वो केवल आपकी राइस की क्रॉप है, यानी कि पैडी क्रॉप आपका मैक्सिमम जो क्रॉप रेजिड्यू है उसमें आपका इंक्लूड है, यानी कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, पैडी करता है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर इस रेजिड्यू को किस प्रकार से यूज किया जा सकता है, मतलब इसको अगर हम बर्नआउट नहीं करेंगे तो आपका कहां कहां इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका है कि एनिमल की बेडिंग के लिए, यानी कि जो आपका फील्ड है जहां पर सॉरी एनिमल को आपका रखा जा रहा है उस हाउस के अंदर, उस पर्टिकुलर आपके स्पेस के अंदर जहां पर एनिमल आपके रखे जाते हैं, जहां पर एनिमल को आपका रेयर किया जाता है, उसके जो नीचे आपका पोर्शन होता है, क्योंकि ताकि आपको पता है कि भाई एनिमल्स क्या करते हैं, लगातार यूरिन वगैरह करते हैं और आपका एक्सक्रीट करते हैं, तो उससे लगातार वहां पर मॉइस्चर बना रहता है। तो अब यहां पर अगर रेजिड्यू को आप लोग नीचे आप बिछा दोगे तो एक तो आपका एनिमल जो होगा उसके लिए उस जो आपका फीकल मैटर है या फिर जो यूरिन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बाद में हम उसको आपके फील्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं एज ए फार्म यार्ड मैन्योर। फिर बारी आती है जी लाइव स्टॉक फीड। अब जो आपका रेजिड्यू है उसको कट करके फीड भी किया जा सकता है एनिमल को एज ए फोडर, यानी कि फीड की फॉर्म में। आप लोग जानते हैं कि बहुत बार हम लोग जो आपका राइस का रेजिड्यू है, व्हीट का रेजिड्यू है, उसको कट करके छोटे छोटे पीसेस के अंदर एनिमल को फीड भी करवाते हैं। फिर बारी आती है जी सॉइल की मल्चिंग के लिए। आपको पता है मल्चिंग का मतलब क्या होता है कि सॉइल के सरफेस के ऊपर एक आपकी लेयर बना दी जाती है और ये लेयर करती है आपकी सॉइल को प्रोटेक्ट, किससे, इवेपो ट्रांसपिरेशन से। जो आपका वाटर
इवेपोरेट हो जाता है, उससे बचाया जाता है। और दूसरी बात, आपकी मल्चिंग की वजह से सोइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ती है। बाद में यही मल्चिंग आपका सोइल में एज ए ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है, तो सोइल का ऑर्गेनिक मैटर आपका इंप्रूव होता है। और एज वेल एज अगर हम बात करें तो इस रेजिड्यू को अगर आपका फील्ड में ऐड किया जाता है बाद में, तो ये आपका ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने के साथ साथ जो सोइल की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी है, यानी कि सोइल की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, उनको भी इंप्रूव करने का काम करेगा। और इसके साथ में हम इस रेजिड्यू से बायोगैस को भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो यहां पर जो रेजिड्यू है वो आपका बायोमैन्योर या कंपोस्ट बनाने में भी यूज किया जा सकता है। जैसे हम लोग एनिमल बेडिंग के अंदर जो मटेरियल आपका था उसको यूज करेंगे, या फिर डायरेक्टली इसको एज ए कंपोस्ट की फॉर्म में आपका बनाया जा सकता है। और इसके साथ साथ में हम लोग थैचिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट, और आपका यहां पर अगर हम बात करें तो मशरूम कल्टीवेशन, जो आपका राइस का रेजिड्यू है, पैडी का रेजिड्यू है, उसको मशरूम कल्टीवेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इसके साथ में बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन जो है, जैसे रिसेंटली आपके इथेनॉल वगैरह प्रोडक्शन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो जैसे आपका फ्यूल फॉर रेजिडेंशियल यूज, यानी कि कई बार हम लोग इसी को पराली को आप लोग बर्नआउट करके आपके घर के अंदर जो है फ्यूल एज ए यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है बहुत ज्यादा है राइस के रेजिड्यू, तो अगर हम वहां पर इसको मेंटेन करते हैं तो एक तो आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होगी, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बायोगैस बनाते हो या फिर आप बायोमैन्योर बनाते हो, कंपोस्ट बनाते हो, तो उससे आपका जो बाहर की इनपुट कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे आपकी बायोगैस को यूज करते हो तो आपको बाहर से गैस को परचेज नहीं करना पड़ता, आपके हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए उसको यूज किया जा सकता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो बायोमैन्योर होती है, बायो कंपोस्ट होती है, उसको अगर हम बनाएंगे तो आपके फील्ड में एज ए न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो मतलब बहुत सारे यूजेस इसके हैं, बहुत सारे कार्य इसके किए जा सकते हैं, लेकिन आपको इसको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं करते हो, इसी रेजिड्यू को बर्नआउट कर देते हो, तो आपको कितना बड़ा नुकसान होता है सबसे पहले ये दिखाता हूं। तो अगर आप इसको बर्नआउट कर रहे हो, आप इसको आग लगाते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 1 टन, अगर आपने यहां पर आपका जो रेजिड्यू था 1 टन पराली थी, 1 टन पराली को अगर आप लोग आग लगाओगे तो फील्ड में से आपकी 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5.5 किलोग्राम फील्ड में से नाइट्रोजन निकल जाएगी। 2.5 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली 2.3 किलोग्राम फॉस्फोरस आपका वहां से रिमूव हो जाएगा, और 25 किलोग्राम पोटेशियम, और आपका यहां पर जो है 1.2 किलोग्राम सल्फर जो है यहां पर ऑर्गेनिक कार्बन के साथ क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और अगर हम बात करें तो ये जो आपका नॉर्मली हम बात करते हैं तो जनरली क्रॉप वेस्ट फ्रॉम वेरियस क्रॉप, अगर हम बाकी क्रॉप्स की बात करते हैं तो उनमें अप्रोक्सीमेटली 80% नाइट्रोजन होता है, 25% फास्फोरस, 50% सल्फर और आपका 20% पोटेशियम उसमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि आपके फील्ड में से रिमूव होती है। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये अगर रिमूवल होगा तो डेफिनेटली आपका फील्ड में एक तो न्यूट्रिएंट का लॉस हो रहा है, और दूसरी तरफ हम इसको जो इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकते थे अलग अलग आपके वेरियस पर्सपेक्टिव और आपका ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने के लिए। अब देखो यहां से आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि आपका प्रेजेंट टाइम में जब हम इसको मिक्स करते हैं आपकी सॉइल के अंदर, तो आपका बहुत बार मैंने बोला कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आपकी इंप्रूव होंगी, लेकिन अगर आप रिमूव करते हो, आग लगाते हो, तो आपका जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर वो भी डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब आग लगेगी तो हीट आपकी इंक्रीज होगी, और हीट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वहां पर आपका उस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, हीट के बढ़ने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट प्रेजेंट है, या फिर आपके जो वहां पर केंचुए प्रेजेंट है, जो आपका एक प्रकार से अर्थवॉर्म यहां पर हमारी सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट क्रिएट करता है, वो सारे के सारे डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे आपका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। हां, ये भी है कि वहां पर फील्ड में कई बार हम लोग देखते हैं कि वीड के जो सीड प्रेजेंट थे वो भी किल हो रहे हैं, आपके इंसेक्ट्स जो स्पोर थे वो भी किल हो रहे हैं, लेकिन आपका फायदा यहां पर जो है वो कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से आप लोग यहां पर बाद में बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम फेस करते हो। और इवन तो सॉइल के अंदर एक प्रकार से हम सॉइल को डेड करने जा रहे हैं। सॉइल एक लिविंग एंटिटी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की आपकी जो है पॉपुलेशन प्रेजेंट होने के कारण सॉइल आपकी एक लिविंग एंटिटी का काम करती है। लेकिन अगर हम उसमें आपका इस प्रकार से रेजिड्यू को बर्न आउट करते हैं तो हीट बढ़ने के कारण उसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो ना के बराबर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी सॉइल के अंदर एक प्रकार से डेड पार्टिकल बन के रह जाते हैं, और उसमें हम लोग एक इफेक्टिव प्रोडक्शन आने वाले टाइम में नहीं कर पाएंगे और डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो जो कि एक नेगेटिव रोल हमें मिलेगा। तो यहां पर ऑर्गेनिक कार्बन लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि जो आपकी ग्रीन हाउस यहां पर गैस होती है
वो भी निकलती है। जब आप पैडी को रेजिड्यू को बर्न आउट करते हो तो उसमें से आपकी CH4 यानी कि मीथेन निकलती है, एज वेल एज अगर हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आपकी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस है जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यहां पर है कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले कई सालों में देखा होगा। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे यहां पर जो है लोग आकर बोलेंगे कि केवल फार्मर रिस्पॉन्सिबल है, क्या ये है? देखो यार, जहां से भी आपका, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे हम लोग फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, चाहे हम लोग यहां पर फार्मर के फील्ड से इसको आपका बर्नआउट करते हैं, ये सब चीजें आपकी एक प्रकार से कंबाइनली यहां पर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर हम एक प्रकार से फार्मर को ही रोकें, बाकियों को ना रोकें, सबको रोकना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि बाकी लोग कर रहे हैं तो फार्मर को भी अलाउ कर दें। और मैं ये चाहता हूं कि हम अपने फील्ड में उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वहां से एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं, वहां उस रेजिड्यू को यूटिलाइज करके इफेक्टिवली मैनेज करके एक आपका इनपुट वहां पर जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज किया जा सकता है। तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए, क्योंकि फार्मर अगर ये चीज करता है तो उसकी इनपुट कॉस्ट डिक्रीज होती है और ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। और आने वाले टाइम में जो आपकी पर्माकल्चर यानी कि हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर को वो सस्टेनेबली आपका ग्रो करवा पाएगा। और आने वाले टाइम में अपने बच्चों के लिए, क्योंकि देखो हमें बोला जाता है कि ये जो लैंड है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, पानी है, ये हमें किसने दिए हैं? एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये जो है हमें अपने बच्चों से उधार मिले हुए हैं। और अगर हम इनको वापस, कोई भी चीज उधार ली जाती है तो उसको आपका सूद समेत लौटाया जाता है। और हम तो उनसे सूद छोड़ो, हमने तो पूरा का पूरा जो कर्जा लिया है विजय माल्या की तरह लेकर हम लोग विदेश भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो मर जाएंगे लेकिन हमारे बच्चों को तड़पता हुआ हम लोग छोड़ देंगे, तो ये हमारे लिए कहां की आपकी वाजिब बात है? तो इसलिए हमें इसको रेजिड्यू को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और मेंटेन अगर करेंगे तो आने वाले टाइम में क्रॉप डाइवर्सिटी भी मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और आप लोगों से मेंशन करना चाहूंगा कि जो हमारा फील्ड है उसमें हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर प्रेजेंट है कि जो बेलर मशीन होती है, जो आपका पराली है उसको क्या किया जाता है, पहले कट कर दिया जाता है और कट करके उनको एक लाइन में आपका जो है पूरा रेजिड्यू को मेंटेन कर दिया जाता है। और फिर बेलर मशीन क्या करती है, इस पूरे रेजिड्यू को कॉम्पैक्ट आपके बेल्स, एक प्रकार से कॉम्पैक्ट आपने देखा होगा, या तो वो चकोर से डब्बे बना देती हैं या फिर आपका गोल गोल उस शेप में बना देते हैं। तो वो आपका बेलर मशीन के द्वारा किया जाने वाला काम होता है, जिसमें वो पूरा का पूरा जो आपका रेजिड्यू है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में बन जाता है। और पूरा रेजिड्यू आपका वहां पर हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं उसको एज ए फ्यूल पर्पस, या फिर आपका कंपोस्ट बनाने के लिए, या फिर इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर बायो एनर्जी एज ए बायोफ्यूल एज ए, यहां पर बहुत सारे कंपोनेंट की फॉर्म में उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और उसको स्पेस, कम स्पेस में बहुत सारा रेजिड्यू आप लोग क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, जिससे आपका कॉम्पैक्ट हो जाता है और पूरा का पूरा एक कॉम्पैक्ट शेप के अंदर उसको बनाकर और हम लोग एक आपका अलग से हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अलग अलग पर्पसेस के लिए हम लोग उसको यूज भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो फील्ड में सबसे बड़ा वो आपका मल्चिंग का काम करेगा। और रेजिड्यू अगर लॉन्ग टर्म तक रहता है तो हमारी सोइल को आपके बाहर के एनवायरमेंटल जो आपकी प्रॉब्लम है उनसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। और एज वेल एज अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर ये जो स्टैटिस्टिक्स है बेलर मशीन का, वो अप्रोक्सीमेटली देखा गया कि 2000 बेलर मशीन आपके पंजाब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी लास्ट आपके 10 साल के अंदर। और अगर हम देखें तो यहां पर आपकी हेविली आपकी जो यहां पर सब्सिडाइज अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50 से 80% सब्सिडी भी आपकी क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर में जो है इनमें दी गई थी। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो लगातार बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी क्रिएट करती है जिनके थ्रू आपका बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन जब पॉलिसी की बात आती है तो मैं एक चीज और यहां पर आपका मेंशन करना चाहूंगा कि लगातार आपके जो यहां पर फील्ड में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं, क्योंकि यहां पर आपके सामने एक ये आपका आप लोग देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल है और इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं आपका समराइज करके आपके सामने रखना चाहूंगा। कि ये जो आर्टिकल है आपको बताना चाहूंगा कि एक तो 22 अप्रैल को जब आपका यहां पर अर्थ डे था उस टाइम पर इसको रिलीज किया गया था, इस टाइम पर इसको जो है आपका लिखा गया था। और ये जो आपका आर्टिकल है इसमें इन्होंने क्या लिखा है, ऑथर्स जो आपके अशोक गुलाटी साहब, इन्होंने बहुत अच्छे से एक समराइज वे के साथ काफी चीजों को मेंशन किया गया है। और ये क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट टाइम में इन्होंने बोला है कि हमारी सोइल को और हमारी अर्थ को हील करने की आवश्यकता है। और हम हील क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उस टाइम पर एक केवल और केवल फोकस रखा कि कैसे आपका केवल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। बाद में आने वाली गवर्नमेंट्स भी लगातार क्या करती रही कि इसके अंदर प्रोडक्शन को लेकर उन्होंने ज्यादा टारगेट रखा और जो आपका उस वजह से एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा था, जैसे हम लोगों ने फर्टिलाइजर को यूज किया तो हमारा सॉइल भी पॉल्यूशन हुआ, हमारा वाटर पॉल्यूशन हुआ।
और इसके साथ साथ में हमारी जो सॉइल के साथ और वाटर के साथ एयर का पॉल्यूशन भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये फर्टिलाइजर जब आपकी सॉइल में ऐड होता है तो फिर वहां से आपके सॉइल से वो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस आपका वाटर बॉडीज में चला जाता है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, और उसमें आपके जैसे नाइट्रोजन, हम आपके फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो उसमें नाइट्रेट आपका जो है पानी के साथ मिलकर अगर आपके ह्यूमन बीइंग में चला जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि बच्चों के अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम उसकी वजह से हो जाता है, या फिर आपकी वाटर बॉडीज पूरी पॉल्यूट हो जाती है यूट्रोफिकेशन की वजह से। और अगर हम बात करें तो आपका यही आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो एनवायरमेंट में जाएगा तो एज ए ग्रीन हाउस का काम करेगा। और अगर हम बात करें तो ये आपकी सॉइल के अंदर भी एक पोल्यूटेंट का काम करता है, अगर लॉन्ग टाइम तक वहां पर परसिस्टेंट रहते हैं ये केमिकल्स और हार्मफुल आपके सिंथेटिक प्रोडक्ट्स और सिंथेटिक पेस्टिसाइड, तो उनकी वजह से सॉइल आपकी पोल्यूट होती जा रही है। तो ये सब कारण है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खराब करने का। तो अभी नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे आपके कहीं ना कहीं खराब करते जा रहे हैं, वाटर आपका डिप्लीट होता जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने मोनोक्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। राइस जो आपका पंजाब के अंदर पहले केवल और केवल नाम मात्र कितने एरिया में होता था, अप्रोक्सीमेटली हमारा अगर हम बात करें तो 1960 के अंदर केवल 4.8% एरिया में था, और आज प्रेजेंट टाइम में आपका 40% से भी ज्यादा एरिया को कवर कर चुका है। और अगर हम बात करें तो ये मेज मिलेट इन क्रॉप को रिप्लेस कर चुका है, जो कि आपकी एक प्रकार से हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप भी हुआ करती थी, और इनको ग्रो करने के लिए कम पानी की भी आवश्यकता थी। और पंजाब जैसा एक ग्रीनरी स्टेट जो है वो आज वाटर जैसी क्राइसिस को फेस कर रहा है। कारण है क्योंकि वहां पर प्रॉपर्ली मैनेज जो पॉलिसीज है वो नहीं क्रिएट करेगी। पॉलिसी मेकर्स ने केवल फोकस रखा कि केवल कैसे और कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, उन्होंने एनवायरमेंट को सस्टेनेबली जो है फोकस करने की टारगेट नहीं रखा। और एज वेल एज अगर हम बात करें तो एक चीज और यहां पर मेंशन करने की कोशिश की गई है, वो ये कि लगातार हम लोगों ने जो आपका फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को सब्सिडी फॉर्म में दिया गया, तो जिससे फर्टिलाइजर का यूज भी बढ़ा और आपका पॉल्यूशन बढ़ा। लेकिन आपका इसके साथ में जो ग्रीन आपके ग्रेनरी है, यानी कि हम लोग जो है आज फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आज अपनी उपलब्धि बताती है कि हमने इतने लोगों को फ्री राशन दे दिया। तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि अगर हमें 150 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की कहीं ना कहीं अगर रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इसका मतलब हमारी देश की जनता आज जो है वो केवल और केवल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, केवल अपने खाने के लिए, और बाकी चीजें तो बाकी छोड़ ही दो। तो यहां पर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि ये जो अनाज आपका फ्री में देने की बजाय हमें उनको एक प्रॉपर एग्जैक्ट प्राइस पर मिलना चाहिए, ताकि जो मार्केट के अंदर एक आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है या मार्केट के अंदर जो एक बहुत बड़ी वेरिएशन आती है, ये वेरिएशन ना आए, और दूसरी तरफ उनको रोजगार दिया जाए ताकि वो पैसा अर्न करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए पे कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? पॉलिटिशियन को चाहिए आज प्रेजेंट टाइम में कि आप लोग उनके अंडर में काम करें। उनके बच्चे डेफिनेटली कल को रेप करके 2000 लड़कियां 3000 लड़कियों को रेप करके भाग सकते हैं, और हम उनके लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि आप जनता की आवाज हम लोगों ने चुप करवा दी है। मैं एक किसी पर्टिकुलर नेता की बात नहीं करता हूं, लेकिन आज देश के हालात ऐसे हैं तो डेफिनेटली हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। माफी चाहता हूं टॉपिक से थोड़ा हट गया, लेकिन डेफिनेटली यहां पर पॉलिसी मेकर्स जो है वो ये इसी प्रकार से लगातार खराब करते जा रहे हैं हमारे सिस्टम को, और हमें बदलने की आवश्यकता है। तो उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कम से कम एक जो आपका ये टॉपिक हमारा था इसी के अंदर, तो आपका ना कि केवल हम लोग इसके अंदर फ्री बीज को चूज करें या फिर हम लोग इस प्रकार से चूज करें कि हमें जो फ्री राशन दिया जा रहा है इसको हम लोग देखें, बल्कि हमें देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट टाइम में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो एनवायरमेंट को हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं, तो कम से कम अगर हम 1, 2, 10 एकड़ में भी बचा पाए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो प्रेजेंट टाइम में खासकर रेजिड्यू को मेंटेन किया जाए ताकि जो हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको कम से कम डिक्रीज किया जाए। तो अब यहां पर आपका कुछ रिकमेंडेशन जो है वो पैडी रेजिड्यू को मैनेज करने के लिए जो है आपका पीयू के द्वारा भी रिकमेंड किया गया है। और पीयू जो यहां पर रिकमेंडेशन देती है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने बोला हुआ है कि जैसे हम लोग पैडी को रेजिड्यू को मैनेज करने के लिए हैप्पी सीडर को यूज कर सकते हैं। ये हैप्पी सीडर क्या है? हैप्पी सीडर एक ऐसी मशीन है जो कि आपकी वीट की सोइंग के लिए आई है, जो हम लोग जीरो टिलेज में बोलते हैं। तो जीरो टिलेज में बहुत इफेक्टिव मशीन यहां पर हैप्पी सीडर थी। हैप्पी सीडर में क्या है कि आपका एक तो बताना चाहूंगा कि ये एक पीटीओ ड्राइविंग मशीन होती है, यानी कि आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे एक पीटीओ होता है और उस पीटीओ से आपका हैप्पी सीडर मशीन को ड्राइव किया जाता है। 3 जो आपके हिच पॉइंट होते हैं उनको भी अटैच किया जाता है और आपका पीटीओ भी इसके साथ अटैच रहता है। और अब इसके अंदर जो मिनिमम ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है वो 45 हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के अंदर आपका 0.75 एकड़ को कवर कर पाता है, यानी कि 1 एकड़ को कवर करने में अप्रोक्सीमेटली आपको 1.25 घंटे के आसपास टाइम लगने वाला है। तो यहां पर
पर ये आपका 1.5 एकड़ की बिजाई जो है वो आपका यहां पर 1 घंटे के आसपास कर पाएगा, या फिर यूं कह सकते हो 1 एकड़ अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में भी आपका कवर कर सकता है ऑन एवरेज की अगर हम बात करें तो। यहां पर आपका ये जो मशीन है वो एक इफेक्टिव थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें और इंप्रूवमेंट की गई और इस मशीन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी गई कि भाई ये आपका जो है रेजिड्यू जो आपका फील्ड में प्रेजेंट था वो उतना मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो फील्ड था उसके अंदर रेजिड्यू आपका स्टिफ होने के कारण मशीन जो है ब्लॉक हो रही थी। उसके जो आपके वहां पर जो आपका सीड जो एक प्रकार से ड्रिल थी वो ब्लॉकिंग होने के कारण उसमें मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। तो बाद में क्या हुआ, पीएयू के द्वारा और भी बेटर इंस्ट्रूमेंट आपके निकाले गए और उसमें नाम आया किसका, आपका पीएयू का आपका सुपर सीडर। और पीएयू सुपर सीडर में क्या किया गया, उन्होंने आगे आपका यहां पर एक रोटावेटर भी ऐड कर दिया और रोटावेटर के साथ में यहां पर आपकी सीड ड्रिल प्रोवाइड कर दी। रोटावेटर क्या करता है, पूरे रेजिड्यू को कट करके और सोइल के अंदर मिक्स कर देता है, तो इसकी वजह से रेजिड्यू तो मैनेज आसान हो गया। लेकिन यहां पर आप लोगों को एक मेजर प्रॉब्लम ये आई कि जो रेजिड्यू था उसको अगर हमें पहले ही मैनेज इस प्रकार से करना था तो हम रोटावेटर को पहले यूज कर लेते, लेकिन यहां पर क्या किया गया, बाद में एक और आपका नया इंस्ट्रूमेंट आया जिसको हमने नाम दिया स्मार्ट सीडर। और ये जो स्मार्ट सीडर था इसके अंदर क्या एडिशन किया गया कि जो आपका यहां पर रोटावेटर का पोर्शन था उसकी ब्लेड्स को कि केवल आपका जो सीडिंग पोर्शन है उतनी ही पोर्शन को वो कट करेगा। उसमें अभी आपका जो स्मार्ट सीडर और सुपर सीडर है, सुपर सीडर में भी कंप्लीट रोटावेटर लगा हुआ था जो पूरे के पूरे फील्ड को कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन जो स्मार्ट सीडर है इसमें रोटावेटर काम करता है लेकिन कितने एरिया में काम करता है, जहां पर सीड का ड्रॉपलेट होने वाला है, जहां पर सीड गिरने वाला है केवल उसी लाइन में ही वो कट करने का काम करेगा और उससे वो इफेक्टिवली आपका जो है जो साइड में रेजिड्यू है वो मेंटेन रहेगा और वो किसी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और वो मल्चिंग का काम करेगा और सरफेस के ऊपर रेजिड्यू भी आपका मेंटेन हो जाएगा, जो कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहां पर आप मशीन में डिफरेंस समझ गए होंगे। हैप्पी सीडर के अंदर आपका वो मशीन केवल और केवल क्या कर रही थी, उसके अंदर एक कटर लगा हुआ था, आगे वो कट करता हुआ चल रहा था और वो रेजिड्यू को उतना अच्छे से कट नहीं करने के कारण बाद में एक इंप्रूव्ड मशीन आई जिसका नाम दिया हमने सुपर सीडर। और सुपर सीडर के अंदर पूरा का पूरा रोटावेटर लगा हुआ था जो पूरे फील्ड को क्या कर देता था, आपका कट कर देता था और रेजिड्यू सारा का सारा मिक्स कर देता था सोइल में। अब क्या हुआ कि हमारा यहां पर स्मार्ट सीडर आ गया। स्मार्ट सीडर में आपका रोटावेटर लगा हुआ है, लेकिन रोटावेटर केवल उतने ही एरिया को कट करता है जितने एरिया में हमारी जो है मशीन क्या करती है, सीड को ड्रिल करती है, बस उतना ही एरिया वहां पर कट कर दिया जाएगा और बाकी एरिया में रेजिड्यू को आपका जो है टच नहीं किया जाएगा। तो वो आपका वहां पर इफेक्टिव मैनेजमेंट हुआ। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं, सोइंग कर पाते हैं। बाद में एक और आपका यहां पर इंस्ट्रूमेंट आया और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया सरफेस सीडिंग कम मल्चिंग। अब ये जो आपका यहां पर इंस्ट्रूमेंट है सरफेस सीडिंग वाला, वो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये पीएयू के द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है। अब इसके अंदर जो फार्मर ने जब इसको देखा तो उतना इफेक्टिव नहीं लगा। इसमें ये क्या किया जाता है कि आगे यहां पर जो है प्रॉपर्ली आपका एक जो है इसको रेजिड्यू को मैनेज करने के लिए मशीन लगी होती है, बट यहां पर क्या रहता है कि रेजिड्यू को केवल कट कर दिया जाता है, एक प्रकार से केवल क्या किया जाता है, रेजिड्यू को कट कर दिया जाता है और उसके बाद जो सीड यहां पर है सीड ड्रिल मशीन के द्वारा आपकी फील्ड के ऊपर सरफेस में सीडिंग कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर इस मेथड को देखते हुए पता लगा कि इसमें जर्मिनेशन उतना इफेक्टिव नहीं होने के कारण इस मेथड को यहां पर बहुत सारे फार्मर जो है वो अवॉइड भी करते हैं। और लेकिन यहां पर इस मेथड को अभी रिसेंटली रिकमेंड किया गया था किसके द्वारा, पीएयू के द्वारा। बट आपको बताना चाहूंगा कि सुपर सीडर जो है वो वाकई में एक इफेक्टिव मेथड है जिसके द्वारा आपका जो पैडी का रेजिड्यू है वो इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है बिना किसी ज्यादा एफर्ट के। तो वो एक डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपका 45 हॉर्स पावर मिनिमम ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। जो छोटे हॉर्स पावर के ट्रैक्टर है उस पे आपकी यहां पर स्मार्ट सीडर मशीन को रन नहीं किया जा सकता। और सबसे बढ़िया बात है कि ये जो मशीन आपकी है जैसे कि पीएयू स्मार्ट सीडर है या सुपर सीडर है, ये मशीन आपकी प्रेजेंट टाइम में आपके जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं उनके द्वारा मिल जाती है। ये जो फार्म मशीनरी हब होती है उनके थ्रू भी ये मशीन आपकी मिल सकती है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के अच्छे एफर्ट है कि जिसके द्वारा ये आपका एक आम जो फार्मर है, जो आपका जैसे कि फार्मर आपको पता है कि बहुत ज्यादा उनके पास पैसा नहीं होता, वो हर मशीन को परचेज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका फार्मर जो है वहां पर सब्सिडाइज रेट के ऊपर गवर्नमेंट से ये मशीन परचेज कर सकते हैं, जो कि एक इफेक्टिव आपका यहां पर एफर्ट है। अगर हम बात करें तो यहां पर लास्ट में इनसेटू मैनेजमेंट के लिए हम लोग आपका जो रेजिड्यू है उसको इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा सोइल के अंदर मिक्स कर सकते हैं आपके रोटावेटर या फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। और नेक्स्ट ये है कि यहां पर हम लोग इसी रेजिड्यू को पावर जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पंजाब जैसे बड़े स्टेट्स के अंदर पावर कट बहुत ज्यादा कई बार लगते हैं, तो उन एरिया में आपका पावर सप्लाई इफेक्टिव और कंटिन्यूस करने के लिए यहां पर पावर जनरेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इथेनॉल प्रोडक्शन इससे किया जा सकता है, जैसे हम बायोगैस प्लांट इससे बना सकते हैं, तो जिससे आपका आने वाले टाइम में जो एनर्जी है
है उसको बायो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और जो उसका लॉस होने वाला है वहां पर फील्ड में उसको वहां पर आपका रोक दिया जाए। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ये जो आपका रेजिड्यू है उसको फील्ड में से कलेक्ट करे और आपका जो है इन बायो एनर्जी को प्रोड्यूस करने में इसको यूज करे, ताकि फार्मर के फील्ड से इफेक्टिवली इसको मैनेज भी किया जा सके और फार्मर को अगर पैसा मिलेगा रेजिड्यू के बदले में तो डेफिनेटली वो बर्नआउट नहीं करेगा, तो फार्मर के ऊपर जो बर्डन है वो क्या की जा सकती है, डिक्रीज की जा सकती है। और अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो रेजिड्यू है उसको मैनेज किया जा सकता है कि पेडी स्ट्रोक जो गीजर होते हैं उनको भी बनाया जा सकता है, जिसके अंदर क्या होता है कि 100 लीटर जो वाटर है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 डिग्री के ऊपर आपका हीट किया जा सकता है 3 से 4 घंटे के अंदर, जो कि एक इफेक्टिव आपका यहां पर मेथड है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका एक और भी सिस्टम यहां पर किया जा सकता है जिसके अंदर आपका फोस्फो कंपोस्ट जो है इससे बनाई जा सकती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका यहां पर जो रेजिड्यू है उससे हम लोग पराली चर भी बना सकते हैं। ये पराली चर क्या होता है, इसमें एक्चुअली में क्या किया जाता है, पराली चर एक प्रकार से आपका इसको जो है हम लोग पराली को क्या करते हैं आपकी लो हीट के ऊपर आपका जो है इसको एक प्रकार से जो कार्बन कंपाउंड है वो बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका कार्बन रिच पोरस प्रोडक्ट होता है और इसको हम लोग जब बनाते हैं तो इसको क्या किया जाता है, इस प्रकार से पिरामिड शेप में आपका रख दिया जाता है और इसको फिर नीचे से लो हीट दी जाती है। और लो हीट देने से फायदा क्या होता है कि ये जो पूरी की पूरी पराली है वो एक कार्बन रिच प्रोडक्ट आपका बना लेती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि बाद में इस प्रोडक्ट को हम लोग बहुत सारे जगह पर यूज कर सकते हैं। सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे जो एनिमल्स हैं उनके जो आपका नीचे का एरिया है जहां पर वो बैठते वगैरह हैं तो वहां पर यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर सोइल के अंदर जो कार्बन है उसको ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है और ये आपका एक यहां पर इफेक्टिव मेथड रहता है आपके रेजिड्यू को यूज करने का या रेजिड्यू को मैनेज करने का। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो इसके साथ में आपका ये सब चीजें जो थी हमने यहां पर पराली रेजिड्यू मैनेजमेंट के बारे में सीखी, लेकिन आपको कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि पराली रेजिड्यू जो है उसको अगर हम मैनेज करते हैं तो बहुत सारे इनपुट कॉस्ट आपकी डिक्रीज की जा सकती है और एज वेल एज हम लोग जो है अपने आने वाले टाइम में सस्टेनेबल वे के साथ क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपको लेस फर्टिलाइजर की फील्ड में रिक्वायरमेंट होगी और एज वेल एज जो आपके फील्ड के अंदर वीड वगैरह ग्रो करते हैं उनको भी आपका जो है धीरे धीरे हम लोग अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से सोइल के अंदर आपकी जो नेचुरल या फिर बायो इंसेक्ट्स है उनका भी इंप्रूवमेंट होगा और उसी के साथ में आपका जो बेनिफिशियल इंसेक्ट अगर बढ़ेंगे एज वेल एज हम लोग आपकी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करेंगे, तो इससे आपके फील्ड के अंदर एक प्रॉपर आपका लेस फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के साथ आप प्रोडक्ट ग्रो करवा पाओगे। तो वो आपके लिए भी हेल्दी होगा और आने वाली पॉपुलेशन के लिए भी हेल्दी होगा, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो फीड खा रहे हैं, हम लोग फूड खा रहे हैं उसमें मैक्सिमम टॉक्सिक सब्सटेंस आपके पाए जाते हैं। और इवन तो हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट भी उतनी रेगुलेशन नहीं क्रिएट कर रही है, उतना अच्छा इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद हमारे देश की पब्लिक जो है वो बेवकूफ है और उनके लिए इसी प्रकार से हम लोग जो केमिकल आपके पेस्टिसाइड्स हैं उनको अप्लाई करवाते रहें और डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये लोग अपने आप मर जाएंगे, वो केवल पैसा अपना भरने के लिए रेडी बैठे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा, हमारी पॉपुलेशन को आज सोचना पड़ेगा। हमें जरूरी नहीं है कि आपके भगत सिंह जी की तरह हमें फांसी पे ही चढ़ना पड़ेगा, हम अपने लेवल पर भी कुछ चीजों को मैनेज कर सकते हैं और आज प्रेजेंट टाइम में देश को बचाने में अपना योगदान कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहला काम फार्मर को ही अपना स्टेप लेना पड़ेगा और फार्मर अगर स्टेप लेगा तो डेफिनेटली देश को बचाया जा सकता है इन काली सरकारों से भी और आने वाले जो है आपके इस प्रकार से जो नेचुरल क्लैमिटीज हैं उनसे भी हम देश को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको हेल्प करेगा और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमें इसके अंदर एक जो है आपका बेनिफिट मिल सके। हम लोग इससे जो है डेफिनेटली आप लोग जानते हो जब सेशंस को देखते हो तो इससे हमारी रीच बढ़ती है और हम लोगों तक पहुंचते हैं और अच्छे कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने में एक आप लोगों की थ्रू मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।